हाँ, तो हमने लास्ट पार्ट में ये देखा था कि हमारे केलिक्स के कहने पर जो ग्रुनबाइन होता है उसने अपने माना होल को क्लोज कर दिया होता है, जिसकी वजह से जो काउंटेस होती है वो बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाती है और वो हमारे केलिक्स को ये कर्ज देती है कि वो उसे पूरी जिंदगी भर यहाँ पर नहीं छोड़ने वाली है। अब आगे तो एपिसोड की स्टार्टिंग में जो केलिक्स होता है वो हमें ये बताता है कि अगर तुम इस जगह पर माना का इस्तेमाल नहीं कर सकते हो तो चाहे तुम कितनी ही ज्यादा हार्ड ट्रेनिंग क्यों ना कर लो, तुम यहाँ पर सिर्फ एक क्लास 3 के नाइट ही बन सकते हो। तुम इस जगह पर सिर्फ लेला जितने ही स्ट्रॉन्गेस्ट बन सकते हो। वहीं पर जो हमारा केलिक्स होता है उसे यहाँ पर ग्रुनबाइन की फ्यूचर लेने की वजह से यहाँ पर गिल्ट फील हो रहा होता है, लेकिन वो अपने आप को संभालते हुए कहता है कि नहीं नहीं, बस तो ये एक गेम करेक्टर है, इसलिए मुझे उदास होने की कोई भी जरूरत नहीं है। अगर मैं यहाँ पर दया दिखाता हूँ तो ये चीज मेरे लिए ही नुकसानदायक होगी। वहीं पर उसे सोच में देखकर जो रुसेल होता है वो उससे ये कहता है कि हमने इस चीज को कर लिया है, इसलिए यहाँ पर वापस जाने का हमारे पास कोई भी चांसेस नहीं है। उसकी बात को सुनकर हमारा केलिक्स इसके लिए मान जाता है और वो इस जगह पर आगे ये कहता है कि जब तक कि जो ये असैसिनेशन की इन्वेस्टिगेशन है वो खत्म नहीं हो जाती है तो तब तक के लिए जो लेटी स्टेला और जो प्रिंस ग्रुनबाइन है वो इस जगह पर बाहर नहीं जा सकते हैं। उन्हें यहाँ पर एनेक्स के अंदर कैद कर दिया जाए। आज से और अभी से तुम दोनों को यहाँ पर बाहरी वर्ल्ड के साथ कांटेक्ट नहीं बनाना है। वहीं पर इसी के साथ इन दोनों को एनेक्स के जेल की तरफ ले जाना जा रहा होता है। वहीं पर जो रसेल होता है वो कह रहा होता है कि जो चीफ ट्रेजर है उनके ऊपर ये एग्जाम लगाया गया है कि उन्होंने बहुत ज्यादा कॉन्फिडेंशियल चीजों को यहाँ पर एक्सपोज करा गया है, इसलिए उन्हें उनके पोजीशन से हटाया जाता है और उन्हें इस जगह पर इन्वेस्टिगेट करने के लिए ले जाया जाता है। इस पर जो सोल्जर्स होते वो चीफ ट्रेजर को लेकर यहाँ पर से जाने लगे होते हैं। इस पर चीफ ट्रेजरर मगरमच्छ की आंसू बहाते हुए कहता है कि मैं यहाँ पर डिफरेंट हूँ, इसलिए प्लीज आप मुझे माफ कर दीजिए। वहीं पर वो सोल्जर के ऊपर भड़कते हुए कहता है कि तुम छोटे से सोल्जर जल्दी करो और मुझे छोड़ो। वहीं पर इसकी वजह से सोल्जर बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाता है और वो उसके पेट के ऊपर इतना जोरदार मुक्का मारता है कि जो चीफ ट्रेजरर का जो ऊपर का तकलू वाला मास्क होता है वो नीचे की तरफ गिर जाता है। वहीं पर इनका ये हाल देखकर जो बाकी के हाई ऑफिशियल्स होते हैं वो ये सोच रहे होते हैं कि क्या इनके जैसा सेम हाल हमारा भी होने वाला है क्या, और साथ ही साथ हमें ये समझ में नहीं आ रहा है कि कुछ समय पहले प्रिंस केलिक्स के सपोर्टिंग में कोई भी मेंबर नहीं था, तो आखिर जो लॉर्ड रसेल है वो उनका साथ क्यों दे रहे हैं। लगता है कि जो इंटायर नाइट हुड है उन्होंने प्रिंस के साथ समझौता कर लिया है क्या, जबकि जो रसेल है वो यहाँ पर प्रिंस केलिक्स के साथ में है, तो इसका मतलब ये है कि जो ये सक्सेशन का डिस्प्यूट है वो जल्दी ही खत्म होने वाला है। यहाँ पर जो लॉर्ड रसेल है वो अपनी आंखों को प्रिंस केलिक्स के सामने झुकाए खड़े हैं। इसका मतलब ये है कि वो हमें ये वार्निंग दे रहे हैं कि अगर हम लोग प्रिंस केलिक्स का सामने आने की कोशिश करते हैं तो हम लोग यहाँ पर बचने वाले नहीं हैं। तभी प्रिंस केलिक्स इस जगह पर सिक्योरिटी चीफ को आवाज लगाता है। इस पर सिक्योरिटी चीफ घबराते हुए कहता है कि हाँ जनाब आप बोले। इस पर जो रसेल होता है वो प्रिंस केलिक्स की जगह में कहता है कि अभी के लिए आपको यहाँ पर आपके ड्यूटी से सस्पेंड किया जाता है, इसलिए आपको अभी के लिए बाहरी वाले लोगों से कोई भी संपर्क नहीं बनाना है। तो सिक्योरिटी चीफ इसके लिए मान जाता है। तभी इस जगह पर एक पर्सन खड़ा होते हुए कहता है कि मुझे इसके लिए माफ कर दीजिएगा, यहाँ पर मेरे मिस मैनेजमेंट की वजह से ही ये सारी की सारी चीजें हुई है, इसलिए आप मेरे रेसिग्नेशन लेटर को एक्सेप्ट करें। उसकी बात को सुनकर हमारा केलिक्स सोच रहा होता है कि जो ये पर्सन गैरद है वो यहाँ पर अपने काम में अच्छा ही नहीं है, बल्कि जो उसके सबऑर्डिनेट्स है वो उसके ऊपर कुछ ज्यादा ही ट्रस्ट करते हैं और साथ ही साथ ये रसेल के ऊपर पूरे तरीके से लॉयल है। इसलिए अगर मैं इसे रिजाइन में देता हूँ तो मुझे इसकी वजह से बहुत ज्यादा बैकलेस सहना पड़ेगा। तभी जो रुसेल होते हैं वो कहता है कि चीफ एडमिनिस्ट्रेटर आपकी जो ये रिजाइन
रिजाइन वाले रिक्वेस्ट है हम उसे डिनाई दे करते हैं। ये रहा वो लिस्ट जिसके अंदर उन लोगों का नाम लिखा हुआ है जो कि इस इंसिडेंट में शामिल थे। इसलिए आपको ये ड्यूटी दी जाती है कि आप इन सभी लोगों का अच्छे तरीके से ख्याल रखें। जबकि आपको ड्यूटी मिल चुकी है तो आप अभी बीच काम को छोड़कर यहाँ पर रिजाइन नहीं कर सकते हैं। वहीं पर उसकी बात को सुनकर जो गैरोड होता है वो यहाँ पर रिजाइन वाली बात को बोलने के लिए माफी मांगता है। तभी जो हमारा कैलिक्स होता है वो इस पर्सन के पास जाने के बाद ये कहता है कि यहाँ पर जितने भी चारों फाइनेंशियल ऑफिसर्स थे उन्हें इन्वेस्टिगेट के लिए भेज दिया गया है। इसलिए हमें इस जगह पर नए फाइनेंशियल ऑफिसर्स को यहाँ पर ब्यूरो ऑफ फाइनेंस के अंदर भेजना पड़ेगा। इसकी वजह से गैरोड बहुत ज्यादा हैरान हो जाता है और वो कह रहा होता है कि प्रिंस ये गलत बात है, उन लोगों ने छोटी मोटी गलतियां करी है, इसलिए आप इसको इतना दिल पर नहीं ले सकते हैं। अगर यहाँ पर कोई भी हाई रैंकिंग का सिंगल ऑफिशियल नहीं बचेगा तो यहाँ पर इस ऑपरेशन को खत्म करने के लिए हमें बहुत ज्यादा सीरियस इश्यूज का सामना करना पड़ेगा। इस पर हमारा कैलिक्स सोच रहा होता है कि नहीं, ऐसी बात नहीं है, हमें उन पर्सन्स के ऊपर विश्वास करना चाहिए जो कि ट्रस्ट के काबिल हो, ना कि उन लोगों के ऊपर जो कि धोखा देते हैं। वहीं पर वो गैरेज से कहता है कि तो तुम्हारे कहने का ये मतलब है कि मुझे उनकी इन्वेस्टिगेशंस के बारे में छोड़कर उन्हें यहाँ पर एक बड़ा सा काम देना चाहिए जिसकी वजह से वो लोग आने वाले समय के अंदर हमें और भी ज्यादा खोखला कर सके। आखिर आपको क्या लगता है, अगर मैं उन्हें माफ भी कर देता हूँ तो क्या आने वाले समय के अंदर वो इस माफी का खामियाजा चुकाएंगे या फिर वो लोग अपने आप को कुछ ज्यादा ही ओवर एस्टिमेट कर लेंगे? इस पर गैरेट कह रहा होता है कि लेकिन उन्होंने तो सिर्फ एक छोटा मोटा ही मिस्टेक करा था। इस पर हमारा कैलिक्स कहता है कि मैंने अपना माइंड बना लिया है। इसकी वजह से गैरेट हैरान होते हुए सोचता है कि तुम तो पहले वाले प्रिंस नहीं रहे, तुम तो पहले एक कमजोर दिल के इंसान हुआ करते थे। वहीं पर जो कुछ हाई ऑफिशियल्स होते वो कह रहे होते हैं कि अगर जो रसेल है वो इस जगह पर मार्शल पावर का सिंबल है तो जो गैरेड है वो भी स्कॉलरशिप का सिंबल है, तो आखिर वो प्रिंस के सामने कैसे हिचकिचा सकते हैं? क्या ये सच में हो रहा है? वहीं पर कैलिक्स स्माइल करते हुए सोच रहा होता है कि अब जो किंगडम की जो पावर है पूरे तरीके से मेरे हाथों के अंदर आ चुका है और साथ ही साथ हमें गैरेट की इस जगह पर स्टेटस विंडो को दिखाया जाता है। इसकी जो उम्र होती है वो 61 होती है और ये एक जूनियर बैरन होता है और जो ये है वो सहीन किंगडम के साथ अफिलिएटेड है और जो इसकी पोजीशन है वो चीफ एडमिनिस्ट्रेटर की है और ये एक स्ट्रिक्ट एडवाइजर है और जो इसकी स्टेटस है वो एक नॉर्मल है और जो इसकी कॉम्बैट पावर है वो क्लास 1 की है और जो इसकी रेपुटेशन है वो बहुत ज्यादा है और जो इसकी एवेल्यूशन है वो 49 की है और जो इसकी एडमिनिस्ट्रेटिव है वो एस रैंक की है और फाइनेंशियल बी रैंक और मिलिट्री ई रैंक और डिप्लोमेसी डी रैंक और डेवलपमेंट डी रैंक की है। वहीं पर वो इस जगह पर सिर्फ गैरेट का ही स्टेटस विंडो नहीं देख रहा होता है बल्कि वो सारे के सारे हाई ऑफिशियल्स के स्टेटस विंडोज को देख रहा होता है, जिससे उसे ये आसानी तरीके से पता चल जाएगा कि यहाँ पर कौन गद्दार है और कौन लॉयल है। इसलिए वो स्माइल करते हुए कहता है कि ये तो बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग है क्योंकि मुझे इस सिस्टम की मदद से ये पता चल जाएगा कि कौन मेरे लिए लॉयल है और कौन मेरा दुश्मन है। यहाँ पर कुछ लोगों के जो फेस है उसे देखकर ये पता लग जा रहा है कि वो लोग किसके साइड पर हैं। इसलिए मुझे जल्द से जल्द जो ओपोजिंग टीम है उन्हें जल्द से यहाँ पर एलिमिनेट करना पड़ेगा और जो लोग भी मुझे नुकसान पहुँचा सकते हैं उन्हें उनके पोजीशन से हटाना पड़ेगा। मैं अपने साथ उन्हीं बंदों को रखूंगा जो कि मेरे लॉयल्टी टेस्ट को पास करेंगे। वहीं पर उसकी इतनी क्रीपी सी स्माइल को देखकर सभी के सभी लोग बहुत ज्यादा हैरान हो जाते हैं और वो घबराते हुए कहता है कि अगर जो प्रिंस कैलिक्स वो तुमसे नफरत करता है तो तुम यहाँ पर अपने सर को अपने धड़ से गवाह बैठोगे। इसलिए वो लोग इस जगह पर हमारे कैलिक्स के जूते चाटना स्टार्ट कर देते हैं। इसकी वजह से कैलिक्स खुश होते हुए कह रहा होता है कि
यहाँ पर आप सभी लोग शांत हो जाइए, यहाँ पर ये सब करने के लिए बहुत ज्यादा टाइम बचा हुआ है। वहीं पर ये देख कर जो रुसेल होता है उसे तो घंटा कुछ समझ में नहीं आ रहा होता है। इसी के साथ ही हमें नाइट का सीन दिखाया जाता है। कैलिक्स अपने कमरे में आकर लेता हुआ कह रहा होता है कि आज तो मैं बहुत ज्यादा थक गया था। वहीं पर वो अपने पास्ट लाइफ के बारे में सोच रहा होता है, जहाँ पर वो स्टडीज के अंदर भी एवरेज था और लुक्स के अंदर भी एवरेज था, वो सभी चीजों के अंदर एवरेज था। लेकिन उसने एक चीज करी, उसने उस गेम को बीट करा जिसे आज तक कोई भी बीट नहीं कर पाया था, जिसकी वजह से वो गेमर में स्पेशल बन गया। तभी उसे एक बात याद आती है कि जब उसने गेम खत्म करा था तो उसने ये कहा था कि सभी चीजें अब ओवर हो चुकी है। मैं ये विश करता हूँ कि मैं कॉन्टिनेंट ऑफ द एलन के अंदर कास्ट रिबॉर्न हो पाऊँ, ताकि मैं यहाँ पर हमेशा के लिए एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बनकर रह पाऊँ। वहीं पर वो उस बात को याद करने के बाद हैरान होते हुए कहता है कि क्या ये सब कुछ द सीट ऑफ गॉड्स की वजह से हुआ है क्या? मैंने यहाँ पर गेम को क्लियर करते के साथ ही सीट ऑफ गॉड्स के अंदर चला गया था। जब मैंने इस गेम को स्टार्ट किया था तो उस समय मुझे ये बताया गया था कि अगर तुम सीट ऑफ गॉड्स के अंदर पहुंच जाते हो तो तुम्हारी कोई भी विश यहाँ पर पूरी हो सकती है। जब मैंने वो वाली रिबॉर्न वाली बात करी थी तो शायद से सिस्टम को ये लगा होगा कि यही मेरी ख्वाहिश है, इसलिए उन्होंने मुझे यहाँ पर रिबॉर्न कर लिया। लेकिन चाहे कुछ भी हो, अब मैं वापस नहीं जा सकता हूँ। क्या हो अगर मैं इस वर्ल्ड को दोबारा से क्लियर करके गॉड ऑफ सीट के अंदर जाकर दोबारा से कोई विश मांग सकता हूँ क्या? तो इसलिए मुझे जल्दी से जल्दी इस वर्ल्ड को क्लियर करना पड़ेगा। और यह सब कहने के बाद सो जाता है। इसी के साथ ही हमें अगले दिन का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर हमारा कैलिक्स ये कह रहा होता है कि आज के दिन की शुरुआत मुझे किस तरीके से करनी चाहिए। मुझे तो अर्ल के टेरिटरी के बारे में अच्छी तरीके से पता है, लेकिन मैंने कभी भी सेकेंड टेरिटरी के बारे में नहीं सुना है। आखिर जो वो जगह है वो कहाँ पर है? लगता है कि मुझे मैप के अंदर देखना चाहिए। उसकी ये कहते के साथ ही उसके सामने एक बड़ा सा मैप ओपन हो जाता है और उसे ये बताया जाता है कि तुमने पहले ही इसे क्लियर करके रखा हुआ है, इसलिए जो ये मैप हो तुम्हें पूरे तरीके से सभी लोकेशंस को दिखाएगी। वहीं पर इस चीज को देखकर कैलिक्स खुश होते हुए कहता है कि अब ना हुई ट्रेजर मैप वाली बात। यहाँ पर इस मैप के अंदर सारी के सारे रियूइंस, डंजन, टेरेंस और साथ ही साथ हीरोज ऑफ डेस्टिनी की फीचर्स यहाँ पर दर्शाई गई है। और यहाँ पर इसके क्लियर करने वाले वैल्यू के बारे में किसी को भी पता नहीं है, क्योंकि किसी ने भी इसको एंड तक नहीं खेला है। यहाँ पर सभी मैप के ऊपर मार्कर्स अप्लाई हो चुके हैं, यहाँ तक कि इसके अंदर ऐसी ऐसी इंफॉर्मेशन आ चुकी है जिसके बारे में पहले नहीं जाना करता था। ये तो सच में बहुत ज्यादा आसान होने वाला है। लेकिन वेट अ मिनट, आखिर ये कौन सा साल चल रहा है? वहीं पर वो साल देखता तो उसे ये पता चलता है कि वो जो साल है वो 289 ईयर्स की चल रही है। वहीं पर वो बताता है कि जो हीरोज डेस्टिनी है वो इस जगह पर 294 ईयर में स्टार्ट होने वाली है। इसलिए मुझे ये नहीं पता है कि आखिर अर्ल ऑफ सेकेंड टेरिटरी उस वक्त पर कहां पर रही होगी। तभी वो हैरान होते हुए कहता है कि क्या हो अगर जो मैंने भी जस्ट इतनी मेहनत करते हुए इस लैंड को ऑब्टेन किया है वो आने वाले 5 सालों के अंदर डिसअपियर हो जाएगी। आखिर ऐसा क्यों होने वाला है? यहाँ पर रसेल ने मुझे ये बताया था कि जो हमारी कंडीशन है वो बहुत ज्यादा बुरी है, इसलिए मुझे ये लगता है कि इसी क्राइसिस की वजह से आने वाले समय के अंदर हमारा खेल खत्म हो सकता है। वहीं पर वो ये सब कहने के बाद फाइनेंशियल स्टेटस विंडो को ओपन करता है, लेकिन तभी उसे इस जगह पर कुछ महसूस होने लगा होता है और अपने कान को बंद करते हुए कहता है कि आखिर अभी के वक्त पर क्या हो रहा है। लेकिन वो सामने के नजारे को देखकर बहुत ज्यादा हैरान हो जाता है और वो कह रहा होता है कि ये अनबिलीवेबल है। यहाँ पर फाइनेंशियल स्टेटस विंडो को देखकर ऐसा लगता है कि जो सेकंड फैमिली की हालत हो तो बहुत ज्यादा बुरी है। शायद से मुझे यहाँ पर जो बचे हुए पैसे उसे लेकर यहाँ पर से भाग जाना चाहिए। नहीं, मैं यहाँ पर इस जमीन को छोड़कर नहीं जाना चाहता हूँ। मैं जो दोबारा से पैसे कमा लूंगा, लेकिन आखिर जो मेरी फैमिली से मिली हुई जमीन है मैं उसे दोबारा
दोबारा से कैसे कमा पाऊंगा। इसलिए जिस चीज को मैंने अभी हासिल करने के लिए इतना मेहनत किया है, मैं उसे ऐसे ही नहीं छोड़ सकता हूँ। चलो क्यों नहीं इस जगह पर अपने सारे के सारे फाइनेंशियल रिकॉर्ड्स को चेक किया जाए। यहाँ पर हम लोग दूसरी तरीके की ही तरह यहाँ पर फार्म लाइन से टैक्स कलेक्ट करते हैं। यहाँ पर फिलहाल में ही हमारी नेशनल डिफेंस बजट को यहाँ पर इंक्रीज गया है, इसलिए यहाँ पर हमें उसमें कोई भी इशू नहीं आ रही है। और रही बात स्टेट बॉन्ड्स की, तो वही पर इसी के साथ ही जो हमारा केलिक्स होता है वो शाम तक सारी की सारी फाइनेंशियल हिस्ट्री को पढ़ता है और वो कह रहा होता है कि यो मैं तो इस जगह पर थक चुका हूँ। यहाँ पर मैं लगातार 10 इयर्स की डॉक्यूमेंट्स को पढ़ता आ रहा हूँ। यहाँ पर सबसे पहली प्रॉब्लम यह है कि हमारी जो ट्रेड मेड्रोसा डेजर्ट किंगडम के साथ ही वो कट ऑफ हो चुकी है, लेकिन फिर भी इससे ज्यादा हमें कोई घंटा फर्क नहीं पड़ा था। लेकिन आखिर मुझे यह समझ नहीं आ रहा है कि आखिर जो ये सेकंड फैमिली है उसने इतना बड़ा डेप्थ कहाँ से लिया था। यहाँ पर हमारे ऊपर इतना इंटरेस्ट लगाया गया है कि अगर हम लोग 1 साल का टैक्स भी जमा करें तब भी हम लोग 1 साल का इंटरेस्ट नहीं चुका पाएंगे। यहाँ पर इन सभी चीजों को देखकर मुझे ऐसा लग रहा है कि मैं यहाँ पर पागल हो जाऊंगा। मुझे यहाँ पर जल्दी से इंफॉर्मेशन कलेक्ट करना पड़ेगा और उसके लिए मुझे सबसे पहले यहाँ पर एक ऐसे पर्सन के पास जाना पड़ेगा जिसे इसके बारे में ऑलरेडी पता हो। तभी उसका ख्याल इस जगह पर चीफ ट्रेजरर के बारे में आता है जो कि जेल के अंदर बंद है। इसलिए वो यहाँ पर जेल की तरफ रवाना हो जाता है और वो सोच रहा होता है कि मुझे भी किसी तरीके से उसके अंदर से सारी की सारी इंफॉर्मेशन निकालना पड़ेगा। वही वो उसे जेल की तरफ आता हुआ देखकर एक सोल्जर उसे सैल्यूट करता है और वो उससे पूछता है कि आखिर आप यहाँ पर क्यों आए हुए हैं। इस पर केलिक्स बताता है कि मुझे इस जगह पर चीफ ट्रेजरर के पास ले चलो। उसकी बात को सुनकर वो सोल्जर उसे चीफ ट्रेजरर के पास ले जाने लगा होता है। वहीं पर रास्ते में उसे बहुत ज्यादा स्मेल आ रही होती है, इसलिए हमारा केलिक्स अपने नाक को बंद करते हुए कह रहा होता है कि आखिर इस जगह का जो ये स्मेल है वो इतना गंदा क्यों है। वहीं पर वो सोल्जर कह रहा होता है कि मैंने ये इमेजिन नहीं किया था कि जो प्रिंस केलिक्स है वो इस जगह पर आएंगे। वहीं पर हमारा केलिक्स ये बताता है कि ये बंदा किसी एक हाई ऑफिशियल का एक सिक्योरिटी मैन था। ये उस टाइप का पर्सन है जो कि इस जगह पर सिर्फ पावर के आगे ही झुकता है, इसलिए मुझे इस चीज का फायदा उठाना चाहिए। वहीं पर उससे कह रहा होता है कि शायद से मुझे इस जगह पर उन लोगों को थोड़ा मोड़ा चांस देना चाहिए। आखिर तुम्हें इसके बारे में क्या लगता है। ये सोल्जर कह रहा होता है कि हाँ आप इस जगह पर एकदम सही है। वहीं पर हमारा केलिक्स उससे ये कह रहा होता है कि अगर इस जगह पर कोई ऐसा क्रिमिनल हो जो कि यहाँ पर आजाद नहीं होना चाहिए और वो गलती से आजाद हो जाता है तो मैं तुम्हें एक काम देता हूँ कि तुम्हें उसके ऊपर दोबारा से इन्वेस्टिगेट करना है। वहीं पर उसकी बात को सुनकर यह सोल्जर कहता है कि ठीक है माय लॉर्ड, मैं इसके बारे में समझ चुका हूँ। वहीं पर हमारा केलिक्स सोच रहा होता है कि इस पर्सन ने इसलिए सिक्योरिटी चीफ को यहाँ पर फॉलो करना छोड़ दिया था, जबकि मैं इस जगह पर इसका नया स्ट्रॉन्ग लीडर हूँ, तो इसलिए मैं जितना चाहूँ उसका इस्तेमाल कर सकता हूँ। वहीं पर वो उससे कह रहा होता है कि हाँ एक और बात है, मैं अभी तक इस मेंशन का लॉर्ड नहीं बना हूँ, इसलिए तुम आगे बोलने से पहले कुछ सोच लेना। उसकी बात को सुनकर ये पर्सन कह रहा होता है कि इसके लिए मुझे माफ कर दीजिएगा प्रिंस। वही पर हमारा केलिक्स ये सोच रहा होता है कि मैं तो उन्हीं पॉलिटिशियंस की तरह बन चुका हूँ जिनसे मैं नफरत किया करता था। वहीं पर वो उस पर्सन से कहता है कि तुम्हें यहाँ पर माफी मांगने की कोई भी जरूरत नहीं है। इसी के साथ ही हमें कुछ समय के बाद का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे ये लोग चीफ ट्रेजर के कमरे के तक पहुंच चुके होते हैं, जहां पर जो चीफ ट्रेजर होता है वो कह रहा होता है कि मैं इस घटिया से खाने को नहीं खाने वाला हूं क्योंकि मैं जल्दी इस जेल से आजाद होने वाला हूं। इस पर हमारा केलिक्स उसके सामने जाते हुए कहता है कि क्या तुम्हारे पास किसी तरीके का रास्ता है जिसकी वजह से तुम यहाँ पर से आजाद हो सकते हो? क्या तुम यहाँ पर भागने की कोशिश कर रहे हो? इस पर चीफ ट्रेजरर हंसते हुए कह रहा होता है कि मैं तो आप ही का इंतजार कर रहा था प्रिंस, आपको देखकर ऐसा लगता है कि आपके ऊपर मेरा एक एहसान है। उसकी बात को सुनकर केलिक्स बहुत ज्यादा हैरान हो जाता है और वो उससे कह रहा होता है कि आखिर तुम क्या कहने की कोशिश कर रहे हो? आखिर मैं तुम्हारा क्या चीज धार कर रखा हुआ हूँ? मैं ही इस जगह पर ये श्योर करूंगा कि जो तुम्हें फांसी चढ़ाने वाला रोप होगा वो कुछ ज्यादा ही मजबूत होना चाहिए, क्योंकि
जल्दी ही तुम्हारा यहाँ पर एग्जीक्यूशन का वक्त आने वाला है। इस पर चीफ ट्रेजरर बताता है कि अगर मैं सच्ची बात करूं तो मैं यहाँ पर 20 सालों से सेकिंग स्टेट का यहाँ पर फाइनेंशियल को संभाल रहा हूँ, इसलिए आपके यहाँ पर आने से मुझे ये समझ में आ चुका है कि आखिर आप यहाँ पर क्यों आए हुए हो। इस पर हमारा केलिक्स ये कहता है कि आपका मतलब फॉर्मर चीफ फाइनेंशियल ऑफिसर, आखिर आपका इससे क्या मतलब है। इस पर चीफ ट्रेजरर कह रहे होते हैं कि तुम ये जानना चाहते हो ना कि आखिर अर्ल स्टेट के ऊपर इतना बड़ा मेसिव डेप्थ कैसे आया। वहीं पर इसकी वजह से केलिक्स गुस्सा होते हुए सोच रहा होता है कि लगता है कि जो ये बुद्धा है वो इस जगह पर अपनी जगह नहीं जानता है। वहीं पर वो इस जगह पर उसे स्माइल करता हुआ देखकर बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाता है, इसलिए वो अपने सोल्जर से कहता है कि तुम जाओ और यहाँ पर इस जगह के टॉर्चर एक्सपर्ट को बुला कर लाओ। इस पर ये सोल्जर कहता है कि क्या अभी है। इस पर हमारा केलिक्स चिल्लाते हुए कहता है कि क्या तुम्हें ऐसा लगता है कि मैं यहाँ पर मजाक कर रहा हूँ। मैं ये तुमसे ये कह रहा हूँ कि तुम जाओ और इस जगह पर टॉर्चरर को बुला कर लाओ। इसकी वजह से ये सोल्जर बहुत ज्यादा घबरा जाता है और वो टॉर्चरर को लाने के लिए यहाँ पर भग्गा जाता है। वहीं पर हमारा केलिक्स ये सोच रहा होता है कि आखिर उसे क्या लगा था कि मैं एक बच्चा हूँ जिसकी वजह से वो मुझसे फ्रेंडली बात कर सकता है। वहीं पर टॉर्चरर को यहाँ पर बुलाने वाली बात को सुनकर जो चीफ ट्रेजरर होता है वो बहुत ज्यादा परेशान हो जाता है। वहीं पर केलिक्स ये कहता है कि मुझे ऐसा नहीं लगता है कि तुम्हारे पास कुछ ज्यादा ही इंड्योरेंस होगा, लेकिन फिर भी तुम यहाँ पर अपना बेस्ट देना। अगर मैं तुम्हारे इंड्योरेंस को देखकर यहाँ पर इम्प्रेस हो जाता हूँ तो मैं यहाँ पर तुम्हें हैंगिंग करने की जगह एक क्रीपिंग डेथ दूंगा। वहीं पर उसे इस तरीके से क्रीपी स्माइल करता हुआ देखकर चीफ ट्रेजर बहुत ज्यादा घबरा जाता है और वो कह रहा होता है कि ये तो बहुत ज्यादा बुरी बात है क्योंकि ये पर्सन यहाँ पर पूरे तरीके से सीरियस है। वहीं पर वो ये सब सोचने के बाद अपने औकात के अंदर आ जाता है और वो कह रहा होता है कि प्लीज माय लॉर्ड आप मुझे माफ कर दीजिए, मेरे पास यहाँ पर वैल्यूएबल इंफॉर्मेशन है जिसकी वजह से मेरे पास एक बहुत ही तगड़ा वाला प्रॉफिट अपॉर्चुनिटी है। उसकी बात को सुनकर हमारा केलिक्स इसके बारे में पूछता है। इस पर जो चीफ ट्रेजरर होता है वो बताता है कि हमारे ऊपर इतना मैसिव जो डेप्थ है वो इस जगह पर सारा का सारा गेरार्ड मिर्सास नाम के मर्चेंट के नाम पर है। जो गेरार्ड है वो इस जगह पर कोसा हरीन फैमिली की सीक्रेट वोल्ट को संभालता है। यहाँ पर कोसा हरीन फैमिली ने गेरार्ड का इस्तेमाल करते हुए हमारे माइनिंग टैक्सेस को यहाँ पर मैनिपुलेट किया था जो कि रॉयल फैमिली में जाने थे। सो इसलिए अगर हम उसे इस जगह पर एक यूज करते हुए यहाँ पर रॉयल फैमिली भेज देते हैं तो हमें यहाँ पर डेप्थ को रिपेयर नहीं करना पड़ेगा। इस पर हमारा केलिक्स कहता है कि क्या हो अगर वो इस जगह पर पकड़े जाने से पहले ही कम पैसे में वो सारी की सारी डेप्थ वाले राइट्स को बेच दे तो आखिर क्या होगा उसके बाद। फॉर एग्जाम्पल अगर वो इस चीज को कोसा हरीन फैमिली को सेल कर देता है तो इसकी वजह से चीफ ट्रेजरर बहुत ज्यादा परेशान होते हुए कहता है कि मैंने तो इसके बारे में सोचा ही नहीं था। तभी इस जगह पर जो सोल्जर होता है वो द टॉर्चरर को बुलाकर ले आता है और वो कहता है कि अर्ल टेरिटरी के अंदर सबसे बेस्ट टॉर्चरर यही है। वह उसे देखकर हमारा केलिक्स तो बहुत ज्यादा हैप्पी हो जाता है, लेकिन हमारे चीफ ट्रेजरर की फत जाती है और वो कह रहा होता है कि प्रिंस आप मेरे ऊपर दया दिखाइए क्योंकि जो कोसा हरीन फैमिली की जो स्लस फंड है वो अकेली ही 1 मिलियन गोल्ड की है। वहीं पर उसकी बात को सुनकर हमारा केलिक्स ज्यादा ध्यान नहीं देता है और वो इस जगह पर से गाना गाते हुए जाने लगा होता है और जो ये टॉर्चरर होता है वो उसके कमरे के अंदर आ जाता है। वहीं पर ये देखकर चीफ ट्रेजर कह रहे होते हैं कि सर प्लीज आप इस जगह पर रुक जाइए, मुझे ये पता है कि आखिर गेरार्ड का सीक्रेट बोल्ट कहाँ पर है। उसकी बात को सुनकर हमारा जो केलिक्स होता है वो इसकी वजह से बहुत ज्यादा हैरान हो जाता है। वहीं पर जो टॉर्चरर होता है वो इस जगह पर चीफ ट्रेजर के सर के ऊपर पाँव रखते हुए नीचे की तरफ झुका देता है। वहीं पर जो चीफ ट्रेजर होता है वो कह रहा होता है कि प्रिंस ये बात सच है, मैं यहाँ पर 20 सालों से काम करता आ रहा हूँ इसलिए मुझे इसके बारे में पता है। इस पर हमारा केलिक्स उसके ऊपर पाँव मारते हुए कहता है कि जल्दी करो और मुझे ये बताओ कि आखिर तुम्हें उनके सीक्रेट वोल्ट के बारे में कैसे पता है। इसकी वजह से चीफ ट्रेजर इसके बारे में बताने से हिचकिचा रहा होता
है। इसलिए हमारा ये कैलिक्स कहता है कि क्या हम इस चीज को स्टार्ट कर दें, क्यों ना सबसे पहले इसके फिंगर्स को काटा जाए, वो भी एक एक करके। वहीं पर इसकी वजह से चीफ ट्रेजर बहुत ज्यादा घबरा जाता है और वो कह रहा होता है कि प्लीज आप रुक जाइए, मुझे इसके बारे में इसलिए पता है क्योंकि मैंने एक मरतबा उनके बोल्ट से चोरी करने की कोशिश करी थी, लेकिन मैं यहाँ पर कामयाब ना होते हुए फेल हो गया। इस पर कैलिक्स कहता है कि क्या तुम वहाँ पर अपने आप नहीं गए थे क्या? इस पर ट्रेजरर कहता है कि नहीं, मैं वहाँ पर खुद नहीं गया था, बल्कि मैंने यहाँ पर कुछ थीप्स को वहाँ पर चोरी करने के लिए भेजा था। इस पर हमारा कैलिक्स कहता है कि तो तुमने यहाँ पर थीप्स को पैसे दिए थे, आखिर तुमने उन्हें पैसे कितने दिए थे? इस पर जो चीफ ट्रेजरर होता है वो ये बताता है कि मैंने 3। वहीं पर वो आगे कुछ कह पाता उससे पहले ही हमारा कैलिक्स गुस्सा होते हुए कहता है कि क्या तुम सीरियस हो, तुमने उन्हें 300 गोल्ड दिया था क्या? इस पर चीफ ट्रेजरर बताता है कि नहीं, 3000। ये सुनते के साथ ही कैलिक्स बहुत ज्यादा हैरान हो जाता है और वो इस यहाँ पर गुस्सा होते हुए कहता है कि आखिर तुमने क्या कहा, क्या तुमने 3000 कहा? इस पर चीफ ट्रेजरर घबराते हुए कहता है कि लगता है कि ये चीज हमारे लिए ओवर होने वाली है। वहीं पर हमारा कैलिक्स हंसते हुए कह रहा होता है कि क्या 3000 गोल्ड, ये तो हमारे आधे साल का टैक्स रिवेन्यू होता है, तो आखिर तुम्हें इतना पैसा कहाँ से मिला? लगता है कि तुम यहाँ पर टैक्स के पैसों को हेरा फेरी करते थे ना? इस पर चीफ ट्रेजरर घबराते हुए कहता है कि मेरे पास कोई भी चॉइस नहीं था, अगर उस सीक्रेट बोल्ट का जो की है वो एक मैजिकल क्रिस्टल बॉल नहीं होता तो मैं पक्का उस चीज को चोरी करने में कामयाब हो जाता। वहीं पर हमारा कैलिक्स द मैजिकल क्रिस्टल बॉल के बारे में पूछता है और वो उससे कह रहा होता है कि तुम अच्छे से बैठो और मुझे इसके बारे में एक्सप्लेन करो। इस पर चीफ ट्रेजर ये बताता है कि मुझे ये कहा गया था कि उस क्रिस्टल बॉल को कॉपी करने का जो कॉस्ट है वो 2500 गोल्ड कॉइन है। इस पर हमारा कैलिक्स ये कहता है कि तो इसका मतलब ये है कि तुम्हें स्कैम कर लिया गया है। इसकी वजह से चीफ ट्रेजरर बहुत ज्यादा हैरान हो जाता है। हमारा ये कैलिक्स बताता है कि मेरे ख्याल से मुझे ये लगता है कि जो चोर थे और जो गेडार था वो एक साथ मिलकर काम कर रहे थे। इस पर चीफ ट्रेजरर कह रहा होता है कि आखिर ये कैसे हो सकता है, मैंने तो अपनी आंखों से उस सीक्रेट वॉल्ट के एंट्रेंस को देखा था, मैंने ये देखा था कि उस मैजिकल क्रिस्टल बॉल का इस्तेमाल करते हुए गेरार्ड ने उसे ओपन करा था। इस पर कैलिक्स पूछता है कि आखिर वो वॉल्ट कहाँ पर है। इस पर चीफ ट्रेजरर बताता है कि वो गोर्दा हाईलैंड्स के अंदर है। वहीं पर वो आगे कह रहा होता है कि मैं यहाँ पर पैसों की लालच में अंधा हो चुका था, इसलिए मुझे माफ कर दीजिए, और साथ ही साथ जब मैं वहाँ पर गया था तो मुझे यहाँ पर ब्लाइंड फोर्डनेस हो चुकी थी, इसलिए मुझे उसके एग्जैक्ट लोकेशन के बारे में पता नहीं है, लेकिन मुझे इतना पता है कि वो गोर्दा हाईलैंड्स के अंदर है। उसकी बात को सुनकर हमारा कैलिक्स मैप को देखते हुए कह रहा होता है कि वो अच्छा गोर्दा हाईलैंड्स यही है ना, गोर्दा हाईलैंड्स, यहाँ पर तो एक र्यून भी मौजूद है। मेरे ख्याल से मुझे ये लगता है कि मुझे वहाँ पर और भी ज्यादा इन्वेस्टिगेट करना चाहिए। अगर मुझे गोर्दा हाईलैंड्स के अंदर कुछ अच्छी चीज मिल जाती है तो मेरे लिए बहुत ज्यादा अच्छा खासा प्रॉफिट हो सकता है। तभी उसे इस जगह पर लेलिया की बात याद आती है, जो कि उससे ये कह रही होती है कि यहाँ पर गोर्दा हाईलैंड केप के अंदर यहाँ पर ऑर्फन बच्चों को ट्रेनिंग दी जाती है, वहाँ पर सिर्फ अच्छे से अच्छे बच्चे ही सर्वाइव कर पाते हैं। वहीं पर वो इस बारे में सोचने के बाद यहाँ पर सोल्जर को लेकर यहाँ पर से जाने लगा होता है। वहीं पर तभी उसके पीछे से सर ट्रेजरर की आवाज आ रही होती, वो भी चीखों की। वहीं पर बाहर का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर हमारा जो कैलिक्स होता है वो सोच रहा होता है कि यहाँ पर चीफ ट्रेजरर ने 3000 गोल्ड कॉइन की स्मगलिंग करी थी और यहाँ पर उनमें से कुछ पैसे इस पर्सन ने भी लिए होंगे। मैं जितने इसके बारे में सोचता जा रहा हूँ मुझे उतना ही ज्यादा अजीब लग रहा है। मैं यहाँ पर ऐसे ही इस वार्डन को ऐसे ही नहीं छोड़ सकता हूँ, मुझे यहाँ पर इसे कुछ तो पूछ देना चाहिए। वहीं पर यह सब कहने के बाद उस वार्डन से कहता है कि मैं ये जानना चाहता हूँ कि जब जो चीफ ट्रेजरर थे वो इस जगह पर 3000 गोल्ड की स्मगलिंग कर रहे थे तो उस वक्त तुम्हें उसके बारे में पता नहीं होगा ना। उसकी बात को सुनकर वार्डन कह रहा होता है कि हाँ प्रिंस, मुझे उस वक्त उसके बारे में पता नहीं था। वहीं पर वो परेशान होते हुए सोच रहा होता है कि कहीं इसे ये पता तो नहीं चल गया है कि मैंने चीफ ट्रेजरर से कुछ पैसे लिए थे। वहीं पर हमारा कैलिक्स ये बता रहा होता है कि जब तुम यहाँ पर से गए हुए थे तो मुझे चीफ ट्रेजरर ने एक बात बताई थी,
उन्होंने ये कहा था कि कुछ पैसे तुम्हें भी दिए गए थे। वहीं पर उसकी बात को सुनकर ये पर्सन अपने घुटनों के बल आ जाता है और वो अपने इस किए के लिए माफी मांगता है और वो सोच रहा होता है कि आखिर उस जैसे बंदर से शकल वाले पर्सन ने मेरे जाते के साथ यहाँ पर अपना मुंह कैसे खोला। वहीं पर वो माफी मांगते हुए कह रहा होता है कि मुझे माफ कर दीजिए, मैं दोबारा से ऐसा काम नहीं करूंगा। लेकिन वो जैसे सामने की तरफ देखता तो बहुत ज्यादा हैरान हो जाता है क्योंकि हमारा कैलिक्स सामने से गायब हो चुका होता है। वहीं पर वो गुस्सा होते हुए सोच रहा होता है कि चाहे कुछ भी हो, अब मैं इस जगह पर चीफ ट्रेजरर को नहीं छोड़ने वाला हूँ, मैं उसे इस जगह पर हेल दिखाने वाला हूँ। वहीं पर हमें हमारे कैलिक्स को दिखाया जाता है जो कि पीछे छुपकर ये सब देख रहा होता है। तभी उसे कुछ महसूस होता है कि उसके पीछे एक पर्सन आ चुका है और वो उस पर्सन को देखते हुए कह रहा होता है कि आखिर ये कौन है। वहीं पर हमारा कैलिक्स उसे देखते हुए सोच रहा होता है कि इसके कपड़े और इसके अतार को देखकर ऐसा लगता है कि वो ब्लू लाइन ऑर्डर का एक नाइट है। वहीं पर वो उससे पूछता है कि आखिर तुम्हें इस जगह पर क्या चाहिए। इस पर ये पर्सन बताता है कि मेरा नाम क्रोथ सालिम है, यहाँ पर मुझे सर रुसेल ने यह ऑर्डर दिया है कि आज से और अभी से मैं आपकी रक्षा करूंगा। वहीं पर उसकी बात को सुनकर जो हमारा कैलिक्स होता है वो उसके स्टेटस विंडो को देखता है जहाँ पर उसे ये पता चलता है कि इसकी उम्र 26 की है और इसका जो पोजीशन है वो सीनियर नाइट की है और ये साथ ही साथ एक क्लास 5 का कॉम्बैट एबिलिटी यूजर है और ये अर्ल फैमिली के लिए यहाँ पर एक लॉयल सब्जेक्ट है। वहीं पर वो सोच रहा होता है कि इसके पास तो बहुत ज्यादा अच्छी खासी एबिलिटीज है, क्या इस जैसा कैरेक्टर यहाँ पर हीरोज डेस्टिनी के अंदर मौजूद था क्या। यहाँ पर इसके नाम को सुनकर फेमिलियर तो फील नहीं हो रहा है, क्या ये जल्दी ही मारा गया था। यहाँ पर इसकी जो पोटेंशियल है उसके हिसाब से ये तो आने वाले समय के अंदर टॉप 100 स्ट्रॉन्गेस्ट पर्सन तो बन सकता था और साथ ही साथ इसके पास ए रैंक मिलिट्री स्किल भी है। तो जो इसकी पोटेंशियल है वो तो सच में बहुत ज्यादा रेयर है, क्या ये हो सकता है। वहीं पर वो एक ऐसे कैरेक्टर के बारे में बताता है जो कि इतना ज्यादा पावरफुल डीमन था कि वो यहाँ पर बिना किसी मर्सी के अपने सारे दुश्मन को खत्म कर दिया था। यहाँ तक कि इसका जो लॉर्ड द ब्लैक प्रिंस था उसने भी इसका शकल नहीं देख रखा था, यहाँ तक कि उसके फेस को किसी ने भी नहीं देख रखा था और वो था द मैसेंजर ऑफ डेथ। नहीं, ये नहीं हो सकता है, ये पर्सन वो कैसे हो सकता है। जो द मैसेंजर ऑफ डेथ था वो बहुत ज्यादा सूखा और थिन बताया जाता था, लेकिन जो ये पर्सन वो तो बहुत ज्यादा मस्कुलर है, तो ये नहीं हो सकता है। और साथ ही साथ जो इसकी आईज है वो बहुत ज्यादा क्लियर है। चलो ठीक है, वैसे भी ज्यादा ओवर थिंक करना सही नहीं है। इसके पोटेंशियल को देखकर ऐसा लगता है कि वो पक्का इस जगह पर एक ए रैंक का बंदा होगा, इसलिए उसे अपने साथ रखना मेरे लिए बहुत ज्यादा अच्छी बात है। तभी जो सालिम होता है वो कह रहा होता है कि प्रिंस, मैंने आपको कई दफा आवाज लगाया, क्या आप इस जगह पर सही है। इस पर कैलिक्स कह रहा होता है कि नहीं, कोई दिक्कत नहीं है। वहीं पर सालिम ये बताता है कि यहाँ पर गेरार्ड मिर्सास नाम का एक मर्चेंट आपसे मिलने के लिए आया है। उसकी बात को सुनकर हमारा कैलिक्स कह रहा होता है कि जस्ट थोड़ी देर पहले मैंने चीफ ट्रेजरर से उसके बारे में बात करी थी और वो मुझसे मिलने के लिए आ चुका है, इसलिए वो इस जगह पर आगे की तरफ जाते हुए कहता है कि चलो ठीक है, यहाँ पर से चलते हैं। वहीं पर वो सोच रहा होता है कि ये एक नंबर का गधा इंसान है, तो आखिर ये कैसे द मैसेंजर ऑफ डेथ हो सकता है। इसी के साथ सीन शिफ्ट होता है और हमें इस जगह पर गेस्ट रूम का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर ये लोग पहुंच चुके होते हैं। वहीं पर ये पर्सन कह रहा होता है कि मेरा नाम गेरार्ड द मिर्सास है और मैं एक छोटी सी ट्रेडिंग कंपनी चलाता हूँ। इस पर कैलिक्स कह रहा होता है कि भले वो ज्यादा बड़ी ट्रेडिंग कंपनी नहीं है, लेकिन फिर भी वो बहुत ज्यादा रिस्पेक्ट की जाती है। जबकि आप एक टैलेंटेड मर्चेंट हो, मैं यहाँ पर अपना दिल खोलकर आपका स्वागत करता हूँ। वहीं पर गेरार्ड कह रहा होता है कि आपका इसके लिए बहुत ज्यादा शुक्रिया आदाब। वहीं पर कैलिक्स पूछ रहा होता है कि लेकिन मैं ये जानना चाहता हूँ कि आखिर आप जैसा एक सक्सेसफुल मर्चेंट मुझसे मुलाकात करने के लिए क्यों आया हुआ है। मेरे पास तो कोई भी ऑफिशियल और पावरफुल पोजीशन तो नहीं है। अगर आप इस जगह पर बिजनेस मैटर के लिए बात करने के लिए आए हैं तो आपके लिए ज्यादा बेहतर यही रहेगा कि आप लॉर्ड द रुसेल से बात कर ले। इस पर गेरार्ड कह रहा होता है कि भले जो सेकंड टेरिटरी है वो इस जगह पर रुसेल संभालते हैं, लेकिन फिर भी
आखिर में उसका असल शासक तो आप ही है ना प्रिंस। आखिर आपके डिसीजन को यहाँ पर कौन ही डिफाई कर सकता है। इस पर कैलिक्स कहता है कि मैं तो बस 2 हेयर्स में से एक छोटा सा मामूली हेयर हूँ, तो इसलिए आप मुझे कुछ ज्यादा ही मत आखे। गेरार्ड कह रहा होता है कि आप तो कुछ ज्यादा ही हम्बल हो रहे हैं। भले यहाँ पर जो ऑफिशियल अनाउंसमेंट हुई है वो नहीं हुई है, लेकिन फिर भी मुझे यह सुनने को आया है कि जो सक्सेशन स्ट्रगल है वो ऑलरेडी ओवर हो चुकी है। कैलिक्स कह रहा होता है कि तुम्हारी कान तो सच में बहुत ज्यादा तेज ही है, मैंने इसे अभी तक पब्लिक नहीं बनाया है। इस पर जो गेरार्ड होता है वो नर्वस होते हुए कहता है कि वो अच्छा ऐसी बात है, अगर मैंने आपको अपने वर्ड के साथ अपसेट किया होगा तो मैं इसके लिए माफी मांगता हूँ। चलिए मैं आपको ये बताता हूँ कि मैं यहाँ पे एक कैपेबल मर्चेंट हूँ। अगर मेरे पास ऐसी इंफॉर्मेशन नहीं होगी तो आखिर मैं कैसे इस बिजनेस के अंदर आ सकता हूँ। वहीं पर वो परेशान होते हुए सोच रहा होता है कि जो ये बंदा वो तो पूरे तरीके से र्यूमर्स से डिफरेंट है, उसे तो यहाँ पर एक गधा और बेवकूफ होना चाहिए था ना। ये तो यहाँ पर सच में बहुत ज्यादा शार्प है। क्या वो अभी तक अपने आइडेंटिटी को छुपाता आया हुआ है? क्या सच में इस जैसा यंग मैन जो कि अभी तक 20 साल का भी नहीं हुआ है वो इतने टाइम तक पूरे वर्ल्ड को डिसीव कर सकता है क्या? ये तो इम्पॉसिबल है। लेकिन जो इसकी ब्यूटी की र्यूमर्स वो तो पूरे तरीके से सच है। यहाँ तक कि उसकी ब्यूटी इतनी ज्यादा है कि वो मर्दों के भी दिल को यहाँ पर हिला दे। वहीं पर वो थड़कियों वाली स्माइल के साथ ये सब सोचते हुए कह रहा होता है कि ये तो सच में मेरे टाइप का है। वहीं पर इसकी वजह से हमारे कैलिक्स को एक जोरदार झटका लगता है। वहीं पर वो खड़ा होते हुए कहता है कि मैं यहाँ पर टाइम को वेस्ट करने के लिए नहीं आया हूँ, तुमने मुझसे मुलाकात करने की इच्छा रखी थी। अगर तुम्हें इस जगह पर मुझसे कोई भी बिजनेस नहीं करना है तो मैं तो यहाँ पर से चला। वहीं पर इसके लिए गेरार्ड उससे माफी मांगते हुए कह रहा होता है कि अपने मन के अंदर की अगर जो ये चीज वो यहाँ पर खत्म हो जाती तो मेरी सारी की सारी जो प्लानिंग वो बर्बाद हो जाएगी, इसलिए मुझे इस लड़के को यहाँ पर रखना ही होगा। वहीं पर वो उससे कह रहा होता है कि मैं यहाँ पर आपके इतने चालाकपन को देखकर बहुत ज्यादा हैरान हो गया था, इसलिए मैं अपने काम से भटक गया था। वहीं पर उसकी बात को सुनकर हमारा कैलिक्स बैठते हुए कहता है कि चलो ठीक है, तुम यहाँ पर क्यों आए हो उसके लिए बताओ। उसकी बात को सुनकर जो गेरार्ड होता है वो कह रहा होता है कि मैं आपसे इस जगह पर द मैसिव डेप्थ के बारे में बात करने के लिए आया था। इस पर हमारा कैलिक्स नौटंकी करते हुए कहता है कि ओह मैसिव डेप्थ, ये तो मेरे लिए एक न्यू न्यूज है। क्या आपको इसके बारे में नहीं पता है कि जो फाइनेंशियल ऑफिसर है वो अभी के वक्त पर क्रिमिनल एक्टिविटीज के चलते यहाँ पर जेल के अंदर बंद कर दिए गए हैं। इस पर गेरार्ड सोच रहा होता है कि मुझे ये पता था कि ये चीज होने वाला है, लेकिन ये मेरे ऊपर वर्क नहीं करेगा। वहीं पर गेरार्ड कह रहा होता है कि इसे हुए 5 साल हो चुके हैं, इसलिए आप इसके बारे में अवेयर नहीं होंगे। वहीं पर वो सोच रहा होता है कि फाइनली वो मोमेंट आ चुका है जब मैं इस जगह पर इस ब्यूटीफुल से बॉय को डेप्थ की बात सुनकर रोता हुआ देखूंगा। वहीं पर जो हमारा गेरार्ड होता है वो अपने मन के अंदर अलग ही ख्याली पुलाव बना रहा होता है। वहीं पर वो आगे बता रहा होता है कि कॉन्ट्रैक्ट के अंदर इन 3 साल के अंदर लोन देने वाला पर्सन कभी भी लोन की डिमांड कर सकता है, वो भी इंटरेस्ट के साथ। वहीं पर वो सोच रहा होता है कि मुझे यहाँ पर इस चीज का मजा लेना है। वहीं पर वो कह रहा होता है कि यहाँ पर अगर हम रिग्रेटेबली बात करें तो सिर्फ हमारे पास 2 ही हफ्ते बचे हुए हैं, इसलिए तब तक के लिए आपको 60,000 गोल्ड कॉइन जमा करने पड़ेंगे। वहीं पर उसकी बात को सुनकर सालिम बहुत ज्यादा हैरान हो जाता है, लेकिन हमारे कैलिक्स को इससे कोई घंटा फर्क नहीं पड़ रहा होता है और वो कह रहा होता है कि आखिर ये कितनी बड़ी बात है। वहीं पर गेरार्ड सोच रहा होता है कि वो काम होने की कोशिश कर रहा है, लेकिन फिर भी ये बहुत ज्यादा एडोरेबल है। वहीं पर हमारा सालिम सोच रहा होता है कि आखिर 6,000 गोल्ड ये कितने ज्यादा होते हैं। वहीं पर सालिम गेरार्ड से कह रहा होता है कि क्या तुम टाइमलाइन को कुछ आगे नहीं बढ़ा सकते हो क्या? उसकी बात को सुनकर गेरार्ड हैरान हो जाता है और वो कह रहा होता है कि मुझे माफ कर लीजिएगा, यहाँ पर अर्ल कोरिन के जाने के बाद जो अर्ल टेरिटरी की वैल्यू है बहुत ज्यादा गिर चुकी है, इसलिए हम ना चाहते हुए भी इस चीज को एक्सेप्ट नहीं कर सकते हैं। इसलिए अब वो वक्त आ चुका है जब जो नए अर्ल प्रिंस कैलिक्स है वो इस लोन को चुकाए। वहीं पर इसकी वजह से सलीम परेशान होते हुए कह रहा होता है कि अब मुझे क्या करना चाहिए, आखिर जो हमारे लॉर्ड है वो इस चीज को कैसे ठीक करेंगे। वहीं पर हमारा कैलिक्स ये सोच रहा होता है कि वो यहाँ पर मुझे ये
कह रहा है कि यहाँ पर कोई भी ऐसा रूम बाकी नहीं है जहाँ पर मैं जा सकता हूँ। ये तो खुलेआम मुझे धमकी दे रहा है। वहीं पर हमारा कैलिक्स कह रहा होता है कि तुम्हें तो इसके बारे में पता नहीं होगा, लेकिन जो हमारी अर्ध टेरिटरी की एनुअल इनकम वो सिर्फ 6000 गोल्ड की है, इसलिए यहाँ पर एक ऐसे पर्सन को खोजना जो कि हमें 60,000 गोल्ड लोन पर दे, वो उतना भी बड़ा प्रॉब्लम नहीं है, इसलिए यहाँ पर फिक्र करने की कोई भी जरूरत नहीं है। इसकी वजह सलीम हैरान होते हुए कहता है कि क्या ये सच है। वहीं पर गेरार्ड कह रहा होता है कि वो अच्छा ऐसी बात है, जबकि आपने खुद ये कह दिया है तो मुझे यहाँ पर फिक्र करने की कोई भी जरूरत नहीं है। वहीं पर वो सोच रहा होता है कि 60,000 गोल्ड कॉइन कोई भी ऐसी बिना कनेक्शन के हासिल नहीं कर सकता है। वहीं पर वो आगे कहता है कि ठीक है, मैं जल्दी ही यहाँ पर लोन एग्रीमेंट के साथ सेकंड टेरिटरी को यहाँ पर आने वाला हूँ। वहीं पर वो सोच रहा होता है कि यहाँ पर कोई भी ऐसा पर्सन नहीं है जो कि इस जैसे मामूली इंसान को पैसे प्रदान करे, इसलिए जो ये अर्ध टेरिटरी है वो जल्दी ही मेरी होने वाली है। वहीं पर वो जाता हुआ कहता है कि चलो ठीक है, मैं यहाँ पर से जाता हूँ। वहीं पर वो सोच रहा होता है कि मैं जल्दी इस नोबल सन को मेरे सामने घुटने पे देखना चाहता हूँ। यहाँ पर इसके पास बहुत ज्यादा अच्छा प्रीति फेस है, इसलिए मैं इसे जल्दी स्लेब मार्केट में बेच दूंगा, लेकिन उससे पहले ही मैं यहाँ पर उसके साथ मजे करूंगा। वहीं पर वो उसका शुक्रिया अदा करता है और वो जाते हुए कहता है कि मैं आपके लिए गुड लक पेश करता हूँ, और वो ये सब कहने के बाद यहाँ पर से चला जाता है। सलीम ये कह रहा होता है कि जो मेरी वीकली पेमेंट होती है वो 2 सिल्वर कॉइन्स होती है, तो इसका मतलब ये है कि यहाँ पर एक साल में 53 वीक्स होते हैं। वहीं पर उसकी कैलकुलेशन को देखकर हमारा कैलिक्स ये कह रहा होता है कि तुम इस जगह पर इतनी बकवास कैलकुलेशन मत करो। इस पर सालिम हैरान होते हुए कह रहा होता है कि प्रिंस आखिर आप इतना काम डाउन कैसे हो सकते हैं, अगर हम लोग जल्दी कुछ नहीं करते जो ये टेरिटरी है वो हमसे छीन ली जाएगी। वहीं पर हमारा कैलिक्स ये सोच रहा होता है कि उसने मुझे ये बताया था कि गोर्दा हाईलैंड के अंदर उसका सीक्रेट वॉल्ट मौजूद है, और मैप में देखकर ऐसा लगता है कि वहाँ पर रियोन भी मौजूद होगी। वहीं पर मैं ये बताया जाता है कि जो एलन कॉन्टिनेंट की जो आउटसाइड की एरिया है वो इस जगह पर इतनी आम जगह नहीं है कि तुम वहाँ पर आसानी से घूम सकते हो, और साथ ही साथ जो गोर्दा हाईलैंड्स है वो सबसे ज्यादा हाईली डेंजरस एरिया मानी जाती है। वहाँ पर बहुत सारे पावरफुल से भी पावरफुल मॉन्स्टर्स पाए जाते हैं, जिसे कि हर किसी इंसान को अवॉइड करना पड़ता है। वहीं पर इसी के साथ ही दोनों यहाँ पर रवाना हो चुके होते हैं। वहीं पर जो सालिम होता है वो कह रहा होता है कि प्रिंस आखिर आप कहाँ पर जा रहे हैं। इस पर कैलिक्स से सोच रहा होता है कि मुझे एक ऐसे पर्सन की तलाश है जो कि गोर्दा हाईलैंड्स के बारे में जानता हो, शायद से एक असैसिन जो कि अपनी जिंदगी को बहुत ज्यादा मानती है, वो शायद से मेरी हेल्प कर सकती है। वहीं पर उसे इस जगह पर आता हुआ देखकर जो ये वार्डन सोच रहा होता है कि ये प्रिंस कैलिक्स है। वहीं पर वो उसे अपने पास आता हुआ देखकर सबसे पहले उसे ग्रीटिंग्स पेश करता है। वहीं पर हमारा कैलिक्स ये बताता है कि मैं यहाँ पर असेसिन के साथ मिलने के लिए आया हुआ हूँ, इसलिए मैं अंदर की तरफ जा रहा हूँ। वहीं पर ये लोग इस जगह पर अंदर की तरफ चले जाते हैं। वहीं पर जो लिलिया होती है वो कह रही होती है कि मुझे यह नहीं लगा था कि आप इस जगह पर आएंगे। इस पर कैलिक्स कह रहा होता है कि तुम तो बहुत ज्यादा अच्छी लग रही हो। लिलिया कह रही होती है कि मैं तो यहाँ पर बहुत ज्यादा अच्छी कर रही हूँ। वहीं पर उसे इस तरीके से बात करता हुआ देखकर सलीम अपने वेपन को निकालते हुए कहता है कि आखिर तुम्हारी हिम्मत कैसी हुई हमारे लॉर्ड के साथ इस तरीके से बात करने की। वहीं पर तभी जो लिलिया होती है वो कह रही होती है कि तुमने मुझे यहाँ पर धोखा दिया है, तुमने यहाँ पर पॉइजन वाली जो भी बातें बताई थी वो सारी की सारी झूठ थी ना। इस पर कैलिक्स कहता है कि हाँ, जैसा कि तुमने एक्सपेक्ट किया था, हाँ ये बात सच है, मुझे यह नहीं लगा था कि तुम जितनी जल्दी इसके बारे में पता लगा लोगे। वहीं पर लिलिया कह रही होती है कि तो तुम यहाँ पर इसलिए आए हो क्योंकि तुम्हें मेरे से कुछ हेल्प चाहिए ना, तो आखिर मैं यहाँ पर क्या कर सकती हूँ। मैं यहाँ पर आप जैसे प्रिंस के ऑर्डर को फॉलो नहीं करना चाहती हूँ, हालांकि हम साथ में एक अच्छा लम्हा बिता सकते हैं। अगर आप मुझे यहाँ पर संतुष्ट कर पाते तो मैं आपके ऑर्डर को रिकंसिडर कर सकती हूँ, लेकिन इसके लिए आपको मेरे साथ अच्छे से करना पड़ेगा। वहीं पर इसकी सलीम गुस्सा होते हुए कह रहा होता है कि आखिर तुम्हारी हिम्मत कैसे हुए। इस पर हमारा कैलिक्स उसे रोकते हुए कहता है कि मैं तुम्हें यहाँ पर सर्वाइविंग के लिए यहाँ पर चांस देने के लिए आया हूँ। लेलिया कहती है कि आखिर तुम्हारा इससे मतलब क्या है। कैलिक्स ये कहता है कि अगर मैं तुम्हें अभी रिलीज भी कर देता हूँ तो तुम जैसी इस जगह से निकलोगी और तुम मारी जाओगी
कि उसकी बात को सुनकर लिलिया हैरान हो जाती है। वहीं पर हमारा केलिक्स ये बताता है कि अब तुम्हें तो ये पता ही होगा कि यहाँ पर सेकिंग फैमिली और विस्काउंट कोसा हरिन फैमिली के बीच अब यहाँ पर लफड़ा चल रहा है। इस पर लिलिया कहती है कि तुमने तो उसके दोतर को यहाँ पर एक विलेनस बना दिया और उसके चाइल्ड के माना होल को ऑफ कर दिया, तो ये सरप्राइज की बात नहीं है कि तुम दोनों के बीच अब यहाँ पर बुरी सिचुएशन चल रही है। इस पर कैलिक्स ये कह रहा होता है कि और हाँ, इन सभी चीजों की वजह तुम हो, क्योंकि तुम ही यहाँ पर एक की वीकनेस थे। क्या तुम्हें अभी तक समझ नहीं आया? वहीं पर उसकी बात को सुनकर लिलिया बहुत ज्यादा परेशान हो जाती है और वो कह रही होती है तो तुम्हारे कहने का यह मतलब है कि जो कोसा हेरिन फैमिली है वो अब मेरे जान के पीछे पड़ जाएगी, तो तुम्हें इस जगह पर अब मुझे प्रोटेक्ट करना पड़ेगा और मुझे यहाँ पर रेस्क्यू करते हुए मेरे नाम को क्लियर करना पड़ेगा। इस पर कैलिक्स करता है कि भले ही हम ये कर ले, लेकिन अगर ये सब करने के बावजूद भी ग्रोनबाइन की माना होल यहाँ पर नॉर्मल हो सकती है क्या? जो कोसा हेरिन फैमिली है वो इस जगह पर सेकंड टेरिटरी को पूरी तरीके से अपने कब्जे के अंदर लेना चाहते थे, लेकिन उनका जो सपना था वो क्रस्ट हो चुका था और इसकी वजह तुम बनी हो। यहाँ पर जो नोबल्स होते हैं वो अपने रास्ते में आने वाले लोगों को नहीं छोड़ते हैं और वैसे भी लो लाइफ्स को, जो कि तुम जैसे कॉमनर्स है, वो तो उनको बिल्कुल भी नहीं छोड़ते हैं। इसकी वजह से लिलिया बहुत ज्यादा परेशान हो जाती है और वो कह रही होती है कि मैंने बहुत सारे लोगों को नोबल को सर्व करते हुए कुत्तों की मौत मरते हुए देखा है, लेकिन मैंने ये एक्सपेक्ट नहीं किया था कि एक दिन मेरा भी यही हाल होने वाला होगा। आखिर मेरे साथ ही ऐसा क्यों हुआ? और ये सब कहने के बाद एक लैम्प को उठाती है और वो हमारे कैलिक्स के ऊपर अटैक करने के लिए जाते हुए कह रही होती है कि अब तुम मरो। वहीं पर ये देखकर हमारा कैलिक्स बहुत ज्यादा हैरान हो जाता है और इसी के साथ ही हमारा ये एपिसोड एंड होता है। तो नेक्स्ट क्या होने वाला है मुझे नहीं पता, तो आपको इसके बारे में नेक्स्ट एपिसोड में ही पता चलेगा। तब तक के लिए सावधान, मिलता हूँ नेक्स्ट एपिसोड में।